प्रिय प्रतियोगी, मैत्री इंस्टीट्यूट की इस सामान्य अध्ययन की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग भारतीय संविधान के अध्ययन की श्रृंखला में अध्याय 3 देखेंगे। भारतीय संविधान की विशेषताएं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। भारतीय संविधान की विशेषताएं यानी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। तो कॉन्स्टिट्यूशंस के जो फीचर्स हैं, एक एक करके हम लोग वो फीचर्स पर बात करेंगे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या हैं, भारतीय संविधान में खास क्या है। तो दुनिया के अनेक देशों में संविधान है और दुनिया के अनेक देशों के संविधान भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन भारत का संविधान कई मायने में दुनिया के तमाम देशों के संविधान से अलग है, एक अलग विशिष्ट पहचान रखता है। तो कुछ बातें हम लोग नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। अनेक मामलों में हम एक दो बात लिखेंगे, यानी अनेक मामलों में भारतीय संविधान अनूठा है। भारतीय संविधान अनूठा है, खास है, विशेष है, अनेक मायनों में। इस तरह से हमारे संविधान में जो खास बातें हैं और ये अनूठापन जो है, खास जो है, वो विभिन्न संविधानों के या दुनिया के संविधानों से इसे अलग स्थान दिलाता है। अतः विश्व के संविधानों में अलग पहचान है। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि भारत का संविधान दुनिया का अनूठा संविधान है और इस अनूठेपन के कारण भारत का संविधान दुनिया के तमाम संविधानों में एक अलग स्थान रखता है, एक अलग पहचान रखता है। तो एक एक करके वो अनूठी बात, वो फीचर्स, वो विशेषताएं एक एक करके हम लोग जानेंगे। वे कौन सी विशेषताएं हैं, कौन सा अनूठापन है जो भारत के संविधान को विशिष्ट बनाता है, खास बनाता है। तो आइए इसमें सबसे पहली बात करेंगे हम लोग। प्रथम बात करेंगे, नंबरिंग कर लेते हैं, कि भारत का संविधान विशाल और विस्तृत संविधान की ये विशेषता, ये संविधान कैसा है, विशाल है, विस्तृत है। हाँ, दुनिया के संविधानों की तुलना करेंगे तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो भारत का संविधान विश्व का विस्तृत लिखित संविधान। एक एक बात हम लोग करें कि दुनिया के सबसे बड़े संविधान, तो इस मायने में कि विशाल और विस्तृत कैसे है, तो सबसे पहली बात कि दुनिया का विशालतम लिखित संविधान है, विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान।
विस्तृत लिखित संविधान है। तो भारत के संविधान में जो अनूठी बात मिली वो पहली बात ये कि भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधान का दर्जा इसे प्राप्त है, सबसे विशाल संविधान है। सबसे विशाल किस मायने में है तो कुछ बिंदु इसमें केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन और संचालन की बात है। तो केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन व संचालन, ठीक ना, का वर्णन है, का प्रावधान है। क्या पाया आपने कि भारत के संविधान जो इसको सबसे बड़ा विस्तृत संविधान का दर्जा प्राप्त है, विशालता इसकी ये है कि केंद्र और राज्य, केंद्र और प्रांत दोनों में सरकारों का गठन कैसे होगा, सरकारों का संचालन कैसे होगा, सरकारों की शक्तियां क्या हैं, ये सारी बातें इस संविधान में वर्णित हैं, प्रावधानित हैं। इस तरह से यह विशालतम संविधान होने का एक विस्तृत उदाहरण है। प्रावधान है, शक्तियों की चर्चा है। अनुच्छेद की दृष्टि से देखें, अगले पेज में चलते हैं, तो अनुच्छेद की दृष्टि से तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद। थोड़ी सी बात यहां हम लोग और कर लें कि मूल संविधान में, अगर चाहें तो इसको मिटा करके क्लियर बात कर लें कि मूल संविधान में, क्योंकि दोनों को अलग अलग करके देखेंगे तो ज्यादा स्पष्ट होगा। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग, ये थे मूल संविधान के भीतर। मूल संविधान के भीतर 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। परंतु संशोधनोपरांत आप देखेंगे कि संशोधन के बाद, अनुच्छेदों की संख्या गिनती में तो अभी भी नंबरिंग में 395 ही है, नंबरिंग में 395 ही है, यानी अनुच्छेद 395 1 2 3 4 5 करके गिनती करेंगे तो अभी भी 395 अनुच्छेद। परंतु अनुच्छेदों किसी भी अनुच्छेद के क, ख, ग, घ या ए, बी, सी, डी, अगर इनको जोड़ें तो संपूर्ण करीब 470 के आसपास अनुच्छेद हो चुके हैं। परंतु संपूर्ण संख्या 470 लगभग इसलिए कि एग्जैक्ट डाटा में एकाध इधर उधर हो सकता है, इसलिए लगभग अनुच्छेदों की संख्या करीब 470 हो चुकी है। अनुसूचियां भी बढ़ गई हैं। अनुसूचियां जो 8 थी अब वो 12 हो गई हैं, यानी अनुसूचियां 8 के बाद अनुसूचियां 8 प्लस यानी कि 9वीं अनुसूची आ गई,
10वीं आ गई, 11वीं आ गई और 12वीं आ गई। इस प्रकार अनुसूचियों की संख्या हो गई 12। आपने देखा कि 11वीं 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, इस प्रकार अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। इनका समय भी अगर थोड़ा सा इसे और स्पष्ट करना है कि 9वीं अनुसूची, इसको कर लीजिए आप, प्रथम संविधान संशोधन में यह अनुसूची सम्मिलित की गई। तो प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ये पहली अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची। उसी प्रकार 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। उसी प्रकार 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची 92वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1993। यद्यपि ये संशोधन 92 में ही हो गए हैं, तो 92 ही लिखें तो ठीक रहेगा। चलिए 92 ही करते हैं इसको, क्योंकि संशोधन तो 92 में ही हो गए, 93 में इसे लागू किया गया। तो 92 में 11वीं अनुसूची और उसी तरह 12वीं अनुसूची, 93वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992। इस प्रकार अनुच्छेद जो 395 हैं, इनकी संख्या अभी भी 395 बनी हुई है। लेकिन अगर सबको जोड़ लिया जाए, क ख ग घ ए बी सी डी को, तो 470 के लगभग अनुच्छेदों की संख्या पहुंच गई है। अनुसूचियां जो मूल संविधान में 8 थी, अब वो 12 हो गई हैं और 12 को यहां पर हम लोगों ने सम्मिलित किया है कि कैसे कब उन्हें संविधान में जोड़ा गया। अभी भी इन अनुसूचियों के बारे में हमें पढ़ना शेष है कि आखिर इन अनुसूचियों में क्या है। ये अगली कक्षाओं में, फिलहाल ये 4 अनुसूची जोड़ी गई, हमें यहाँ ये ध्यान रखना है। इसी प्रकार संविधान का भाग 22, भाग अभी भी 22 हैं, भाग अभी भी 22 हैं, परंतु संपूर्ण देखें तो 25, इसमें भी क ख करके 25 हो गए हैं, यानी संपूर्ण भाग अब 25 हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान के अनुच्छेदों में भी अंतर हुआ है, अनुसूचियों में अंतर हुई है और संविधान के भाग भी बदले हैं। यद्यपि साफ गिनती में वो 22 हैं, परंतु उनमें भी अगर क जोड़े जाए, ख इनको भी सम्मिलित करें, तो संपूर्ण भाग 25 बैठते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अनुच्छेदों की गणना, अनुसूची की गणना और भाग जो संविधान के भाग हैं, इनकी गणना, इन्हें आप ध्यान रखेंगे, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथ ही विश्व के कुछ संविधान से अगर हम तुलना करें, तो तुलनात्मक अध्ययन अगर किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन, तो देखेंगे विश्व के कुछ संविधान, यानी विश्व के संविधानों की बात कर लें और अनुच्छेदों की संख्या की बात कर लें, अनुच्छेदों की
संख्या। तो अगर इस प्रकार हम बात कर लें तो अमेरिका का संविधान ले लें। अमेरिका के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 7। कनाडा के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 147। कनाडा 147। कनाडा के संविधान में संख्या 147। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की बात करें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 129। वहीं अफ्रीका के संविधान में अगर देखें, दक्षिणी अफ्रीका तो दक्षिणी अफ्रीका में अगर देखा जाए तो संविधान में अनुच्छेद 253 और भारत में 395। तो इस तरह से हमने विश्व के कुछ संविधान के अनुच्छेदों की संख्या के साथ तुलना की कि विश्व के संविधान और भारत के संविधान में, तो भारत का संविधान आपने देखा कि कितना विशाल है, कितना विस्तृत है, व्यापक है। अनुच्छेदों की संख्या आपके सामने है कि अमेरिका के संविधान के मामले में यहां पर एक नोट कर लें कि अमेरिका का संविधान, नोट, क्योंकि अमेरिका का संविधान जो है दुनिया का सबसे छोटा संविधान है। अमेरिका का संविधान विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान है। और विश्व का प्रथम लिखित संविधान, साथ ही ये प्रश्न आपको ध्यान रखना, साथ ही विश्व का प्रथम लिखित संविधान भी है। तो अमेरिका के संविधान की बात करेंगे कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान, सबसे छोटा 7 अनुच्छेद और विश्व का पहला लिखित संविधान। अमेरिका के संविधान से पूर्व अगर संविधान मौजूद थे जैसे इंग्लैंड, तो वे अलिखित संविधान थे, लिखित नहीं थे। तो इस रूप में हमने देखा कि अमेरिका का संविधान, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, कनाडा, कई देशों के संविधान के साथ हमने तुलना की और तुलना के उपरांत हम लोगों ने ये पाया कि भारत का संविधान विशालतम संविधान है। तो संविधान के फीचर्स में एक जो महत्वपूर्ण फीचर्स था वो था विशाल और विस्तृत संविधान, जो आपने देखा। अब हम लोग दूसरे फीचर्स की बात करें। दूसरा फीचर लेते हैं लिखित संविधान। अगले पेज पर बात करते हैं दूसरे फीचर की, लिखित संविधान। लिखित, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अब लिखित संविधान की बात करते हैं हम लोग। तो दुनिया में जो संविधान मौजूद हैं वो किस प्रकार के हैं? तो 2 प्रकार के संविधान हैं, एक लिखित और एक अलिखित। तो लिखित संविधान यानी विश्व में जो संविधान है वो 2 प्रकार से हैं, 2 भागों में बांट सकते हैं आप संविधान को। एक को कहेंगे आप लिखित संविधान, लिखित संविधान, और एक तरफ लिख लीजिए अलिखित संविधान। अलिखित संविधान, अलिखित संविधान कहां है? अलिखित संविधान जैसे इंग्लैंड का संविधान अलिखित संविधान है।
यहां पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, रिटन फॉर्म में नहीं। और जैसे भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, अमेरिका के संविधान के बारे में आपने लिखा कि प्रथम लिखित संविधान, अभी अभी पीछे लिखा गया प्रथम लिखित, यानी इसके पहले कोई लिखित संविधान विश्व में इस व्यवस्था के रूप अंदर में मौजूद नहीं था। तो पहला लिखित संविधान अमेरिका, भारत भी लिखित संविधान है, दुनिया का विशालतम लिखित संविधान है। भारत के संविधान को भी एक क्रेडिट प्राप्त है। तो दो प्रकार के संविधान हैं, एक लिखित संविधान, दूसरा अलिखित संविधान। थोड़ी सी बात हम यहां करेंगे कि संविधान का अलिखित रूप और लिखित रूप के बारे में। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में ऐसी तमाम बातें हैं जो नियम के रूप में मौजूद हैं कि ये कार्य फला दिन नहीं करेंगे, यहां फला दिन नहीं जाएंगे, इस विशेष दिवस में ये कार्य करना है, इस विशेष समय में ये कार्य करना है। छोटे छोटे तमाम बातें कि नाखून कब काटने हैं, बाल कब काटने हैं, तमाम ऐसे नियम मौजूद हैं परंपराओं में, प्रथाओं में, जिनका पालन किया जाता है। विचार करें कि अगर ये नियम और परंपराएं, प्रथाएं ज्यादा कठोर हो जाएं और अगर उन्हें मानना ही पड़े कि विवाह के पश्चात संबंध का विच्छेद नहीं हो सकता, परंपरा प्रथाएं, लेकिन अगर उन्हें मानना पड़ जाए तो वो कानून का रूप ले लेती हैं, कानून के तरह से हो जाती हैं। तो परंपराएं और प्रथाएं इंग्लैंड में अभी भी चल रही हैं और उन्हीं परंपराओं, प्रथाओं के अनुरूप वो संविधान चल रहा है। इंग्लैंड की संसद जिस बात को निर्धारित कर देगी वह संविधान है, जबकि लिखित संविधान में सारे नियम, उपनियम, कानून, अधिनियम सब उसमें लिखित फॉर्म में है, लिखित रूप में है। और हम सोचते हैं कि इससे भ्रम की स्थिति नहीं होगी, जबकि लिखे में भी भ्रम है और लिखित में भी भ्रम है। लेकिन अलिखित संविधान भी सफल है, लिखित संविधान भी सफल है। तो संविधान, कानून जो परंपराओं और प्रथाओं से आए और उन्होंने कानून का रूप लिया, आज वो संविधान के रूप में हमारे व्यवस्था के अंदर मौजूद हैं, जिनके माध्यम से देश का संचालन होता है। तो लिखित और अलिखित संविधान की बात हुई। हमारे संविधान की एक खास विशेषता है कि ये लिखित संविधान है। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे लिखित संविधान के बाद उद्देशिका की विशेष शब्दावली। तो तीसरा, उद्देशिका की विशेष शब्दावली। तो उद्देशिका के बारे में अभी पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा है और उसी कक्षा में हम लोगों ने शब्दावली पर भी एक एक करके बात किया था। आपको ध्यान होगा कि पिछली कक्षा जो संविधान की उद्देशिका की कक्षा थी, उसमें दो दिन की कक्षा जो है वो उद्देशिका के शब्दावली पर ही है। वहां बात हुई थी कि अगर हम संविधान की शब्दावली, उद्देशिका की शब्दावली को नहीं समझते तो संविधान की समझ मुश्किल हो जाएगी।
तो हमारे उद्देशिका में ही, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंदर ही, प्रस्तावना के अंदर ही ऐसी महत्वपूर्ण शब्दावलियां हैं जो हमारे संविधान को दुनिया के संविधानों से अलग स्थान दिलाती हैं। कुछ के नाम हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे कि कौन कौन सी शब्दावलियां हैं जिसकी वजह से हमारा संविधान विशेष है, खास है। तो सबसे पहली शब्दावली थी हम भारत के लोग। आपको याद होगा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये पहली महत्वपूर्ण शब्दावली जिसको हम लोगों ने लिया कि हम भारत के लोग, अर्थात भारत की जनता ही सर्वोपरि है, भारत की जनता ही संविधान बना रही है, भारत की जनता ही संविधान को स्वीकार कर रही है और संचालित कर रही है। तो हम भारत के लोग। उसी तरह शब्दावली में दूसरा था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये शब्द भी हमारी शब्दावली में थे कि भारत के संविधान की उद्देशिका यह स्पष्ट करती है कि भारतीय संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सॉवरेन है, संप्रभुता भारतीयों में निहित है। इसके अलावा लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक, गणराज, रिपब्लिक, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। तो आप देखेंगे कि कई शब्दावली हमारे संविधान की उद्देशिका में है और ये शब्दावलियां हमारे संविधान को एक विशिष्ट स्थान प्रदान कराती हैं, एक खास स्थान प्रदान कराती हैं। इसके अलावा भी संविधान में कई तरह के संकल्प, कुछ न्याय देने का संकल्प, तो कहीं स्वतंत्रता देने का संकल्प, तो कहीं समता का संकल्प, कहीं बंधुता बढ़ाने का संकल्प, कहीं एकता बढ़ाने का संकल्प, कहीं भारत को अखंड रखने का संकल्प। हमने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। तिथियों की बात, इन सारी बातें हमारे संविधान की उद्देशिका में हैं और ये उद्देशिका हमारे संविधान को दुनिया के अनेक संविधान से एक अलग पहचान दिलाती है। तो हमने संविधान की उद्देशिका के माध्यम से ये स्पष्ट किया, ये जाना कि भारत का संविधान अपनी उद्देशिका के कारण खास है। इसके अलावे अगला बिंदु लेते हैं हम लोग, चौथी बात, और वो है हमारे संविधान का जो अगला फीचर है वो है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसको कहते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो संसदीय शासन प्रणाली हमारे संविधान की एक उत्कृष्टता है। संसदीय शासन प्रणाली यद्यपि इंग्लैंड से प्राप्त की गई है, इंग्लैंड से ली गई है, इंग्लैंड के संविधान से, वहां भी संसदीय शासन प्रणाली है, भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो शासन प्रणाली को के आधार पर संविधान भी दो प्रकार के हैं। तो संघात्मक जो संविधान है, भारत का संविधान एक संघात्मक है। संघात्मक संविधान में दो प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिली है, संसदीय शासन प्रणाली और एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक
शासन प्रणाली और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। तो दो प्रकार की शासन प्रणाली, एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरे प्रकार की शासन प्रणाली संसदीय शासन प्रणाली है, पार्लियामेंटेरियन है या पार्लियामेंट्री। आपने देखा कि संघात्मक संविधान के ये दो शासन प्रणाली हमें प्राप्त हुए। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका उदाहरण है अमेरिका का संविधान। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली मौजूद है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख देश का प्रमुख होता है। अर्थात कहें तो अमेरिका का राष्ट्रपति जो है वह कार्यपालिका का प्रधान है, प्रमुख है और उसका निर्वाचन होता है। वो सीधे जनता द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होता है। इस तरह से अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के फीचर हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या है देख लें, इसमें क्या क्या है। तो पहली बात कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति अर्थात देश का प्रमुख पद, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, कार्यपालिका का प्रधान होगा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के अंदर। राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, राष्ट्रपति सीधे जनता द्वारा निर्वाचित, राष्ट्रपति सीधी तौर पर यानी सीधे जनता द्वारा निर्वाचित होगा, जनता द्वारा निर्वाचित, जनता उसे निर्वाचित करेगी, जनता उसे चुनेगी, क्योंकि वो सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु है, सारी शक्तियां उसी के पास है। कार्यकाल नियत होगा, कार्यकाल नियत। इस प्रकार एक प्रणाली हमें मिली जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या कि अमेरिका का उदाहरण लिया गया, जहां पर राष्ट्रपति ही कार्यपालिका का प्रधान है। राष्ट्रपति को जनता द्वारा सीधे निर्वाचित किया जाएगा, जनता उसको इलेक्शन के माध्यम से इलेक्ट करेगी, निर्वाचित करेगी, चुनेगी, कार्यकाल भी उसका नियत होगा। इस प्रकार अमेरिका की जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक संविधान की शासन प्रणालियों में से एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। अब हम लोग भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। अगले भारत में संसदीय प्रणाली, दूसरी जो है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और इसके प्रमुख उदाहरण हैं इंग्लैंड और भारत। इंग्लैंड और भारत, इंग्लैंड में भी संसदीय शासन प्रणाली है और भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली है। तो आप ये कहिए कि इंग्लैंड के अनुसार जैसा इंग्लैंड में है वैसी शासन प्रणाली भारत में है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। तो भारतीय संविधान में जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड वाला, भारतीय संविधान में इंग्लैंड वाला करेंगे, इंग्लैंड के समान कर लीजिए, इंग्लैंड के समान संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली मौजूद है। तो भारत की जो शासन प्रणाली हुई वह इंग्लैंड की तर्ज पर, इंग्लैंड के अनुसार ये शासन प्रणाली है, इसको हमने नोट किया। इसके अलावा इसमें क्या है, केंद्र और राज्य, पहले भी हम लोगों ने इसको देखा
कि केंद्र और प्रांत, केंद्र और प्रांत दोनों में जो है शक्तियों की बात की गई। केंद्र तथा राज्य दोनों में समान है, यानी कि दोनों में संघीय शासन प्रणाली, केंद्र और प्रांत दोनों में समान रूप से यही प्रणाली है। राज्यों में विधानमंडल है और केंद्र में संसद है, तो दोनों ही स्थानों पर, केंद्र में भी और प्रांतों में भी, विधानमंडल और संसद के माध्यम से एक जैसी शासन प्रणाली मौजूद है। तीसरी बात इसमें कि राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड की ही राष्ट्रपति की तरह कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। इंग्लैंड में राष्ट्रपति वहां के सम्राट होते हैं और सम्राट को कार्यपालिका की नाम मात्र की शक्ति है। उसी तरह भारत के राष्ट्रपति की भी कार्यपालिका शक्ति नाम मात्र की शक्ति है। तो संघीय शासन प्रणाली के रूप में आगे, तो इंग्लैंड की तरह भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका का प्रधान होता है। कार्यपालिका प्रधान, वास्तविक प्रधान नहीं होता, नाम मात्र का प्रधान। इंग्लैंड में इंग्लैंड के सम्राट, इंग्लैंड में कौन होगा ये काम? इंग्लैंड के सम्राट, और भारत में राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति। तो इस प्रकार इंग्लैंड में सम्राट ही राष्ट्रपति हैं और वो नाम मात्र की कार्यपालिका के प्रधान हैं। वास्तविक प्रधानता निर्वाचित मंत्रिपरिषद में निहित है। तो वास्तविक प्रधानता क्या है? वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति, वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है वो निर्वाचित मंत्रिपरिषद में है। मंत्रिपरिषद के पास राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर काम करेगा। राष्ट्रपति क्या करेगा? मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का जो प्रयोग करेगा, यानी कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग, कार्यपालिका शक्ति जो उसे मिली है वो कार्यपालिका शक्ति जिसका वो नाम मात्र का प्रधान है। तो कैसे नाम मात्र का प्रधान है? तो राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद जैसा कहेगी वैसा ही करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। तो इस प्रकार जो संसदीय शासन प्रणाली में जो व्यवस्था है उसमें मंत्रिपरिषद, निर्वाचित मंत्रिपरिषद ही प्रमुख है। वास्तविक शक्ति उसी के पास है, क्योंकि और मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री कौन होगा? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इस प्रकार वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास आती है, मंत्रिपरिषद के पास आती है, और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रिपरिषद, एक और बात इसमें नोट करेंगे कि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसका उत्तरदायित्व तो लोकसभा के प्रति है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। तो संसदीय शासन प्रणाली की एक खूबसूरत बात आपने देखा कि संसदीय शासन प्रणाली में संसद निर्वाचित जो निकाय है वही महत्वपूर्ण है। राष्ट्र का जो प्रमुख है वह कार्यपालिका का नाम मात्र का हेड होता है। ये संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था ये भारतीय संविधान के खास फीचर्स में से एक है। तो आज हम लोगों ने 4 बिंदुओं पर बात की। इन 4 बिंदुओं का रोज की तरह रिवीजन भी कर लेना ठीक रहेगा। तो आइए इन 4 बिंदुओं का रिवीजन हो जाए, तब इस कक्षा को हम लोग समाप्त करें। तो आज का विषय रहा है नया अध्याय, भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं। हमने पाया कि भारतीय संविधान कुछ खास है, अनूठा है और अपने अनूठेपन के कारण इसकी देश दुनिया में एक अलग पहचान है। वो कौन से अनूठे फीचर्स हैं, खास फीचर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिनके कारण हम भारतीय संविधान को विशिष्ट स्थान दे रहे हैं। तो क्रम से उसे हम लोग देखेंगे, जिसमें पहला है विशाल और विस्तृत संविधान। भारत के संविधान के मामले में यह बात कही गई है कि विशाल और विस्तृत संविधान है ये। तो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान इसे माना जाता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, क्योंकि इसके अंदर केंद्रीय और प्रांतीय दोनों सरकारों के गठन, दोनों सरकारों के संचालन, दोनों ही सरकारों की शक्तियों का विभाजन, ये तमाम विषय और बातें संविधान में वर्णित हैं, प्रावधानित हैं। इसलिए दुनिया का विशालतम लिखित संविधान भारत का संविधान है। संविधान विशालतम और लिखित कैसे है उसको देख लें तो इसमें मूल संविधान में, यहां हम लोगों ने मूल संविधान को और आज के संशोधनों परांत संविधान को दोनों को प्रस्तुत किया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे मूल संविधान में, जबकि संशोधन के बाद अनुच्छेदों की संख्या तो 395 ही है। गिनती अगर करें 1 2 3 4 5 6 की तरह से तो 395 अनुच्छेद ही मिलेंगे। परंतु अगर अनुच्छेदों के क ख ग घ भी जोड़ लें, ABCD सबको सम्मिलित कराएं तो संपूर्ण संख्या अनुच्छेदों की करीब 470 होगी। तो आज के डेट में लगभग 470 अनुच्छेद भारतीय संविधान में वर्णित है। अनुसूचियों की बात करें तो पहले 8 अनुसूचियां थी, जो अब 8+ हो गई हैं। 8+ में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियां हमने यहाँ नोट कर रखी है। आपने देखा कि 12 अनुसूचियां यहाँ पर 12वीं तक की। तो इसको थोड़े से में देख लें कि 9वीं अनुसूची जो भारत के संविधान का पहला संशोधन था, तो प्रथम संविधान संशोधन जो 1951 में हुए थे, इसमें भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची ये 52वां संविधान संशोधन 1985 का, ये 10वीं अनुसूची जोड़ दी गई। 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये 92वां संविधान संशोधन 1992 का है और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई 93वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। इस प्रकार संशोधनों के बाद अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई। भाग अभी भी तकनीकी रूप से 22 है, गिनती में 1 2 3 4 करेंगे तो
अभी भी 22 भाग हैं, लेकिन भागों में भी अगर क ख की गिनती की जाए तो संपूर्ण भाग अब 25 मिलेंगे। तो सीधी सीधी संख्या 22, कुल जोड़ करके 25। दुनिया के संविधानों के साथ अगर हम तुलनात्मक अध्ययन कर लें, तुलनात्मक अध्ययन, तो तुलनात्मक अध्ययन में दुनिया के कुछ संविधानों की चर्चा कर लें और उनके अनुच्छेदों की चर्चा कर लें, तो अमेरिका के संविधान की बात करें जहां 7 अनुच्छेद हैं, कनाडा के संविधान में 147 अनुच्छेद हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 129 अनुच्छेद हैं और अफ्रीका के संविधान में 253 अनुच्छेद हैं। इस तरह से देखें तो भारत के संविधान में 395, 470 के लगभग अनुच्छेद दुनिया का विशालतम संविधान है। यहाँ अमेरिका के संविधान से संबंधित कुछ जानकारी कि अमेरिका का संविधान दुनिया का सबसे छोटा लिखित संविधान है और दुनिया का पहला लिखित संविधान है। तो अमेरिका के संविधान के साथ दो बातें कि सबसे छोटा और सबसे पहला लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। यहाँ पर एक संविधानविद की चर्चा कर लेना जरूरी है। उनका नाम है सर आइवरी जेनिंग्स। सर आइवरी जेनिंग्स। इनकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? इन्होंने कहा था कि भारत का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है। भारत का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है। ये आइवर जेनिंग्स, आइवरी नहीं बल्कि आइवर ही रहने दें, आइवरी जेनिंग्स नहीं बल्कि आइवर जेनिंग्स। इन्होंने कहा भारत का संविधान, इनके अनुसार भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। तो ये आइवर जेनिंग्स की बात याद रखेंगे, ये परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइवर जेनिंग्स का की ये लाइन कि भारत का संविधान विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे कि संविधान के विशालता पर। अब अगला दूसरा फीचर है, दूसरी जो विशेषता है संविधान की, वो है लिखित संविधान। तो भारत का संविधान लिखित है। संविधानों को लिखित और अलिखित के आधार पर भी दो तरह के भागों में बांट लीजिए, एक लिखित संविधान और एक अलिखित संविधान। अलिखित संविधान इंग्लैंड का संविधान है जो आज भी परंपराओं और प्रथाओं के अनुरूप संचालित है। उसी तरह लिखित संविधान में भारत का लिखित संविधान, अमेरिका का लिखित संविधान। अमेरिका के बारे में आपने अभी अभी पढ़ा कि अमेरिका का संविधान दुनिया का पहला लिखित संविधान है और सबसे छोटा संविधान भी है। तो लिखित संविधान के बारे में भी हमने जाना। लिखित संविधान के पश्चात अगली विशेषता तीसरी, उद्देशिका का विशेष, उद्देशिका के अंदर शब्दावली। आपको याद होगा कि पिछली कक्षा में हम लोगों ने उद्देशिका के कई महत्वपूर्ण शब्दावली पर चर्चा किया था। तो भारत के संविधान की एक खास पहचान भारत के संविधान की उद्देशिका के भीतर शब्दावली है। उस खास पहचान में कई शब्दावली, जैसे हम भारत के लोग, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, उसी तरह लोकतंत्र, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, राष्ट्रीय एकता, बंधुता, अनेक ऐसे कई शब्द हैं जो भारत के संविधान की प्रस्तावना के अंदर मौजूद हैं और भारतीय संविधान के दर्शन को स्पष्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की उद्देशिका इसकी खास फीचर है और उद्देशिका के अंदर बड़ी शब्दावलियां ये भी खास है। अब संविधान की विशेषताओं में चौथी विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय
शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखें कि संघीय संविधान में दो तरह की शासन प्रणाली मौजूद है। एक है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली और दूसरी है संसदीय शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण अमेरिका है। अमेरिका में चूंकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का अभिप्राय क्या है कि जो राष्ट्राध्यक्ष होगा, राष्ट्रपति होगा, वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा, कार्यपालिका का प्रधान होगा और उसे जनता सीधे निर्वाचित करेगी। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट जनता द्वारा सीधे तौर पर निर्वाचित होता है और उसका कार्यकाल भी नियत होगा। ये फीचर्स हैं, ये गुण हैं अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संविधान के सरकार। वही संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो संसदीय शासन प्रणाली में भारत की प्रणाली, इंग्लैंड की प्रणाली, भारत का जो संसदीय शासन प्रणाली है वो इंग्लैंड के ही समान भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, इंग्लैंड की ही तरह। इंग्लैंड में जैसे केंद्र और प्रांत दोनों में समान रूप से संसदीय शासन प्रणाली है। हमारे केंद्र में भी संसद के माध्यम से और राज्यों में विधानमंडलों के माध्यम से एक ही जैसी संसदीय व्यवस्था मौजूद है, एक ही जैसी विधायिका मौजूद है। इंग्लैंड की तरह भारत का राष्ट्रपति भी नाम मात्र का है। इंग्लैंड में जो राष्ट्रपति है वो स्वयं सम्राट हैं और ये वंशानुगत है, लेकिन अधिकार जो है वो नाम मात्र के हैं। भारत के राष्ट्रपति में भी अधिकार राष्ट्रपति के पास जो है वो नाम मात्र के हैं, क्योंकि वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में होती है जो निर्वाचित होती है। तो निर्वाचित मंत्रिपरिषद में वास्तविक शक्ति है। मंत्रिपरिषद का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर कार्य करते हैं। तो राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका की शक्ति जो उसको मिली हुई है नाम मात्र की, उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, भारत में प्रधानमंत्री ही है, और मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। तो इस प्रकार भारत के संविधान की अनूठी बात एक है संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन व्यवस्था। तो संविधान के फीचर्स अभी समाप्त नहीं हुए हैं, अभी और भी फीचर्स हैं, अभी और भी विशेषताएं हैं जिनकी चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।